अच्छा भाई, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 3A का हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल ये कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ दीज पैरामेट्रिक कर्व्स, पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द कर्व इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स गिविंग द डोमेन ऑन विच द कर्व इज डिफाइंड। और पार्ट 2 में रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये पार्ट ए बी सी हम अटेम्प्ट करते हैं तीनों। ठीक है भाई, पार्ट ए में हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ t क्या है। x इज इक्वल टू 2 ln 5 - t। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले जो थर्ड वेरिएबल t है ना हमारे पास, उसको बनाएंगे सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, और फिर y एज अ फंक्शन ऑफ t के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ln 5 - t इज इक्वल्स टू x/2। यानी कि जब मैं 5 - t को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाऊंगा, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ द लॉग को जब मैं सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाऊंगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू e रेस टू द पावर ऑफ x/2। यानी कि जब मैं t को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो t विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस e रेस टू द पावर ऑफ x/2। इस बात से बेटा एग्री करते हैं। ये हमने थर्ड वेरिएबल t को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया। तो अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y एज अ फंक्शन ऑफ t में, यानी कि y इज इक्वल टू t² - 5 है। यानी कि t की जगह मैं लिख दूंगा 5 माइनस ई रेस टू द पावर ऑफ x/2। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस ई रेस टू द पावर ऑफ x/2 इसका होल स्क्वायर एंड देन सब्ट्रैक्ट 5। ठीक है, इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं, वरना एक एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप बता सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अनलेस सवाल जो है वो कोई एक पर्टिकुलर तरह की फॉर्म मांगे। तो इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड भी कर लेते हैं, यानी कि a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, तो a की जगह 5 लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पे b है वहां पे e रेस टू द पावर ऑफ x/2 लिख देंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट 5 इन द एंड। ठीक हो गया, यानी कि ये ऐसा हो गया कि y इज इक्वल टू 25 माइनस 10 टाइम्स ई रेस टू द पावर ऑफ x/2। ठीक है, एंड देन प्लस e की पावर x/2 का जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये e की पावर x बच जाएगा एंड देन सब्ट्रैक्ट 5 इन द एंड। और देयरफॉर हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 टाइम्स e रेस टू द पावर ऑफ x/2 प्लस e रेस टू द पावर ऑफ x। ठीक है भैया, आपकी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। अब साथ ही साथ हमने इसकी डोमेन भी बतानी है। ठीक है, तो ये जो एफ एक्स की फॉर्म में, यानी कि y एज अ फंक्शन ऑफ x जो हमारे पास आ गया है, इसकी डोमेन बताने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, x की रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी कि x एज अ फंक्शन ऑफ t जो आपके पास है। ठीक है ना, यानी कि x इज इक्वल टू 2ln 5 - t का जो फंक्शन है, उसकी जो x की रेंज ऑफ वैल्यूज हैं, वो आपके पास डोमेन ऑफ एफ एक्स बन जाएगी। सो हम यहाँ पे ये करेंगे कि x एज अ फंक्शन ऑफ t जो है उसका ग्राफ स्केच कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम t रख देंगे और वर्टिकल एक्सिस पे हम x रख देंगे। अब जरा सुनना बातों गौर से, यहाँ पे एक थोड़ी सी डिटेल मैंने इस वाले फंक्शन के लिए एक्सप्लेन करनी है। एज्यूम करो भाई कि x इज इक्वल टू एल एन टी का ग्राफ होता है। ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ अलग से साइड में। लेट्स से x इज इक्वल टू एल एन टी का ग्राफ होता। सब कुछ भूल जाओ, x इज इक्वल टू एल एन टी पे फोकस करो। एक छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू एल एन टी का ग्राफ होता तो भाई वो कुछ इस तरीके से बन रहा होता। यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे t है, वर्टिकल एक्सिस पे x है। इस बात से एग्री करते हैं, यानी कि वर्टिकल एक्सिस जो है वो एसिम्प्टोट होता। इस बात से एग्री करते हैं बेटा, बताइए। P3 से लेके अब तक जो है हम इन फंक्शंस की स्केचिंग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मैं बोलूँ कि भाई x इज इक्वल टू एल एन माइनस टी का ग्राफ बनाओ। तो मैं क्या बोलूंगा कि इनपुट ऑफ द फंक्शन माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ग्राफ आपका वर्टिकल एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इजंट इट? इस बात से एग्री करते हैं भाई, ग्राफ आपका वर्टिकल एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं ये बोलूं कि इस तरह का फंक्शन बनाओ कि 2 × ln, आर्ग्यूमेंट में लिख दो -t + 5। ये जो है वो आपके पास ट्रांसलेशन भी हो जाएगी हॉरिजॉन्टली, और दूसरा ये स्ट्रेच भी हो जाएगा इन द वर्टिकल एक्सिस। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद क्या है कि मैं सिर्फ ये शेप ऑफ द ग्राफ मैंने जिस तरह बनाया है ना, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो x एज अ फंक्शन ऑफ t आपको सवाल में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2ln 5 - t, इसका जब स्केच बनाओगे तो शेप कुछ इस तरीके से बनेगा।
अब जो एक्चुअल स्केच है इसका वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैंने जो है वो एक्स्ट्रा वर्किंग की है यहाँ पे इन दिस बॉक्स, ठीक है ना भाई। तो सिर्फ यहाँ पे चीज एक्सप्लेन करने के लिए। तो कहने का मकसद क्या है भाई, कहने का मकसद ये है कि जब आपने 2ln 5 माइनस टी का ग्राफ स्केच करना है बेटा, तो t इज इक्वल टू 5 पर, t इज इक्वल टू 5 पर जो है वो आपके पास बेसिकली क्या बन रहा होगा, एक एसिम्प्टोट बन रहा होगा। इस बात से एग्री करते हैं, t इज इक्वल टू 5 पर एक वर्टिकल एसिम्प्टोट बन रहा होगा, ठीक है। और सिलसिला कुछ ऐसा है कि जब t की जगह 0 रखोगे तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन विल बी 2ln 5, और t की एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमारे पास है कि t इज लेस देन 4। इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के हिसाब से स्केच करना है। अव्वलन तो ये कि कोई अगर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होता, और यहाँ पे हो जाता है 2ln 5, क्योंकि जब t की जगह पुट करते हैं 0 तो x की वैल्यू 2ln 5 आ रही होती। इस बात से बड़ा एग्री करते हैं, बताइए। अब वो जो 2ln 5 की कोई सी भी वैल्यू है मैंने एग्जैक्ट फॉर्म में लिख दी, बस 2ln 5। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो ग्राफ बेटा ऐसे बन रहा होता, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन क्या है कि t जो है बेटा वो 4 से छोटा है। तो मैं देखूंगा कि भाई t इज इक्वल टू 4 पर x की वैल्यू क्या आ सकती है, ठीक है। तो x एज अ फंक्शन ऑफ t के अंदर बेटा आप क्या करें, t की जगह 4 पुट करते हैं तो ये 2ln 5 माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2ln 1, एंड सिंस ln 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। अब जो t इज इक्वल टू 4 है वो डोमेन ऑफ t के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब रेंज के अंदर x इज इक्वल टू 0 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। इस बात से एग्री करते हैं, बताइए, ठीक है ना बेटा। तो t इज इक्वल टू 4 जब आप रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 0, और सिंस t इज इक्वल टू 4 जो है वो डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है तो x इज इक्वल टू 0 भी जो है वो रेंज में इंक्लूडेड नहीं होगा, और ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कि t जो है वो 4 से छोटा है। तो यहाँ पे t की वैल्यू बेटा 4 के बराबर है, ठीक है। इसके मुकाबले में x की वैल्यू इज 0, और यहाँ पे x की वैल्यू है 2ln 5 व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो पता क्या चला बेटा, हमारी आंखें बता रही हैं कि हमारी x की रेंज ऑफ वैल्यूज क्या हैं, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 हमारी जो है वो x की रेंज ऑफ वैल्यूज हैं। इस बात से एग्री करते हैं। तो ये जो x की रेंज ऑफ वैल्यूज है बेटा, ये हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x जो हमारे पास आया है उसकी डोमेन बन जाएगी। तो देयरफॉर हम बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकते हैं, देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इज दैट x इज ग्रेटर देन 0। ये आपका पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। कोई स्टेप बेटा अगर रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बता दें, मैं फिर से समझाता हूँ। कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए बेटा। ऑलवेज हेल्पफुल टू स्केच द ग्राफ इन ऑर्डर टू फाइंड द रेंज ऑफ एनी फंक्शन। ये बात समझ आ रही है बेटा। सिंस हमें पता है कि भाई x एज अ फंक्शन ऑफ t जो है हमारे पास उसकी इक्वेशन दी हुई है, तो उसका ग्राफ हमने स्केच किया, और जो x की रेंज ऑफ वैल्यूज हमारे पास आएगी तो वो चीज बन जाएगी डोमेन ऑफ fx। क्लियर है। उसके बाद बेटा पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा है भाई, पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ fx। अब ये जो y एज अ फंक्शन ऑफ t आपको दिया हुआ है, इसको हम स्केच करेंगे t की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर, ठीक है। तो ये जो पहले की वर्किंग है जरा ये मैं रेस कर दूं, और यहाँ पे हम स्केच कर लेते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है बेटा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे t रख दिया, वर्टिकल एक्सिस पे y रख दिया, और सिलसिला कुछ ऐसा है कि y एज अ फंक्शन ऑफ t क्या है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5। अगर कोई बेटा डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन ना होती तो ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होता, और लीस्ट वैल्यू फंक्शन की होती -5। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, सिंपल सी बात है बहुत। अगर कोई किसी किस्म की t की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो y एज अ फंक्शन ऑफ t का ग्राफ जो है बेटा कुछ इस तरह बन रहा होता। सिंस आपको पता है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0, तो लीस्ट स्टैंडिंग पॉइंट वाला ग्राफ बन रहा है, और लीस्ट वैल्यू इज -5। लेकिन हमारी आंखें बता रही हैं भाई कि डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, टी की वैल्यूज पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि टी इज लेस देन 4, टी जो है वो 4 से छोटा है। और हमें ये भी दिख रहा है बेटा कि डोमेन के अंदर टी इज इक्वल टू 4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। तो अक्ल इस बात का तकाजा करती है कि यार जो y एज अ फंक्शन ऑफ t है आपके पास, उसके अंदर आप जो है वो t इज इक्वल टू 4 पुट करके चेक करो कि यार y की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना।
तो पुट करके चेक करें, यानी कि 4 स्क्वायर -5 यानी कि 16 -5 का मतलब बेटा 11 होता है। यानी कि जब t की वैल्यू बेटा 4 है तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज 11। ठीक है, और सिंस t इज इक्वल टू 4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक अनशेडेड सर्कल जो है वो बना लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब रेंज के अंदर 11 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। और सिंस डोमेन में रिस्ट्रिक्शन ये है कि t जो है बेटा वो 4 से छोटा है, तो ग्राफ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लीस्ट वैल्यूज ग्राफ हो जाएगी -5। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब ये है कि आपको दिख रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -5, उससे ऊपर ऊपर यहाँ पे ग्राफ है, और रेंज के अंदर -5 भी बेटा इंक्लूडेड होगा ना। रेंज के अंदर -5 विल बी इंक्लूडेड बिकॉज वो क्या है कि फंक्शन की लीस्ट वैल्यू है। तो हमारी आंखें बता रही है बेटा कि रेंज ऑफ y वैल्यूज क्या बन रही है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? सिंपल सी बात, कोई स्टेप रिपीट करना है बताइए। यानी कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, यानी कि -5 से ऊपर कोई सी भी वैल्यू जो है वो रेंज में आ सकती है। अब एक बार बेटा आप यहाँ पे इस बात को गौर करो कि जिस तरह की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है यहाँ पे, और ग्राफ की स्केचिंग देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि t की वैल्यू बेटा 4 से छोटी है, तो वो कुछ भी हो सकती है ना। यानी कि पीछे की तरफ तक आप t की वैल्यू जितना लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो, तो ग्राफ आपका उतना एक्सटेंड भी होता रहेगा ना। तो कोई मैक्सिमम वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हाँ, लीस्ट वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन तो है। जो रेंज है y एज अ फंक्शन ऑफ t की, इसकी जो लीस्ट वैल्यू है उसमें तो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैक्सिमम ये कहां तक जा सकती है ये कुछ नहीं पता ना। तो हम कहेंगे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। ठीक है बेटा, तो ये y एज अ फंक्शन ऑफ t की जो है वो रेंज हो गई, और ये जो है वो fx के फंक्शन की रेंज बन जाएगी। सो देयरफॉर हम कह देंगे कि भाई द रेंज ऑफ fx इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। और ऑल्टरनेटिवली आप रेंज को बेटा इस तरह भी ले सकते हो कि fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। जब भी किसी फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एज वेल। इस तरह भी लिखा जा सकता है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। इस पार्ट ए में बेटा कोई मसला? कोई स्टेप अगर बेटा रिपीट करने की नीड है तो प्लीज काइंडली बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूं। क्लियर है? ऑल राइट, इतनी वर्किंग कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा पार्ट भी देख लेते हैं। किसी ने अगर पार्ट ए की वर्किंग कॉपी नहीं की तो बता देना, रेस होने के बाद भी आ जाएगी। ठीक है, पार्ट बी में क्या कह रहा है बेटा? पार्ट बी में कहता है कि x एज अ फंक्शन ऑफ t आपके पास क्या है, x इज इक्वल्स टू ln t प्लस 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1 ओवर t प्लस 5, और t की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है कि t इज ग्रेटर देन -2। ठीक है बेटा, सो x इज इक्वल्स टू ln t प्लस 3, इसका मतलब इसको पहले मैंने इस तरह लिखा ln t प्लस 3 इज इक्वल्स टू x, यानी कि थर्ड वेरिएबल t को हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई कि t प्लस 3 इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स। सिंपल है, यानी कि t को जब आपने सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाया, सो दिस इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स एंड देन -3। ये हमने थर्ड वेरिएबल t को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया। और इसको अब हम क्या करेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूट कर देंगे y एज अ फंक्शन ऑफ t के अंदर, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 5 है हमारे पास, और t की जगह बेटा हम e की पावर x -3 लिख देंगे। सो y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय e raised to the power of x -3 and then +5, यानी कि y is equals to 1 divided by e raised to the power of x +2। ये हमारे पास बेटा y एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। ठीक है, यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद हमने डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालनी है। तो बेटा डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x एज अ फंक्शन ऑफ t जो आपको सवाल में दिया हुआ है उसका ग्राफ आप स्केच करेंगे, और x की जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट्स से पहले मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया, फिर मैंने बनाया वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पे हम t रख देंगे, वर्टिकल पे हम x रख देंगे। और क्या फंक्शन है भाई? x इज इक्वल टू एल एन टी प्लस 3। x इज इक्वल टू एल एन टी प्लस 3 जो है ये हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ t है। तो अगर कोई किसी किस्म की डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन ना होती बेटा तो क्या होता कि t इज इक्वल टू -3 पर
एसिम्प्टोट बन रहा होता। इस बात से एग्री करते हैं, बिकॉज जब टी की जगह -3 पुट करते तो लॉग के अंदर आर्गुमेंट हो जाता है 0, और फिर एक्स जो है बेटा वो अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो अगर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो टी इज इक्वल टू -3 पर एक वर्टिकल एसिम्प्टोट बन रहा होता। ठीक है, और फिर ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन रहा होता। लेकिन अब डोमेन की रिस्ट्रिक्शन क्या है बेटा कि टी इज ग्रेटर देन -2। टी जो है बेटा वो ग्रेटर देन -2 है, तो जाहिर सी बात है हमें देखना पड़ेगा कि टी इज इक्वल टू -2 पे एक्स की क्या वैल्यू आती है। सो एक्स इज इक्वल टू एल एन t+3 है बेटा, तो t की जगह -2 पुट करें, यानी कि x इज इक्वल टू एल एन -2 + 3, यानी कि x इज इक्वल टू ln1, और ln1 होता है इक्वल टू 0। कहने का मकसद ये बेटा कि t इज इक्वल टू -2 पर जो है वो x की वैल्यू 0 है। और सिंस हमें दिख रहा है बेटा कि डोमेन के अंदर t इज इक्वल टू -2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो बेटा रेंज के अंदर x इज इक्वल टू 0 भी इंक्लूडेड नहीं होगी। ठीक है ना बेटा, तो मैंने एक अनशेडेड सर्कल यहाँ पे बना दिया, और मैं सिंपली क्या करूंगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ग्राफ को इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है बेटा, और हमारी आंखें बता रही हैं कि रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये चीज हमारे पास बन जाएगी डोमेन ऑफ एफ एक्स। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए, सिंपल सी बात है, एनी इशू विद दिस? सो देयरफॉर हम कह देंगे कि डोमेन ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्लियर बेटा? कोई स्टेप रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बताओ। उसके बाद बेटा पार्ट 2 के लिए हम क्या करेंगे, y एज अ फंक्शन ऑफ t की जो है वो रेंज निकाल लेंगे। तो y एज अ फंक्शन ऑफ t हमारे पास क्या है, इट इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है बेटा, तो जो है इसका ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ठीक है, और पहले मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया, फिर मैंने बनाया वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पे मैंने t रख दिया, वर्टिकल पे मैंने y रख दिया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, y एज अ फंक्शन ऑफ t जो है, यानी कि y इज इक्वल टू 1/t+5, इसका ग्राफ स्केच करना है। अगर कोई बेटा डोमेन की किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो क्या होता कि t इज इक्वल टू -5 पर एक वर्टिकल एसिम्प्टोट बन रहा होता। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, और ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से होता। इसका स्केच आप P1 से लेकर अब तक सीखते हुए आ रहे हो। सो t इज इक्वल टू -5 पे एक एसिम्प्टोट बन रहा होता। लेकिन अब बेटा हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है कि t इज ग्रेटर देन -2, तो हम देखेंगे भाई कि t इज इक्वल टू -2 के मुकाबले में आउटपुट ऑफ द फंक्शन क्या आता है, यानी कि y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2+5, यानी कि y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है बेटा, यानी कि जब t की वैल्यू बेटा -2 है ना, जब t की वैल्यू -2 के बराबर है तो y की वैल्यू बेटा 1/3 है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, यानी कि t इज ग्रेटर देन -2 के लिए है ना बेटा, तो सिर्फ इतना पार्ट ऑफ द ग्राफ बन रहा होगा, जहां पे t एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल बी द एसिम्प्टोट। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? अब आपको दिख रहा है बेटा कि ग्राफ जो है ना वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे नहीं जा रहा, और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को छू भी नहीं सकता, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि t एक्सिस इज द एसिम्प्टोट। ठीक है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, y की 1/3 तक जा सकती है, 1/3 से ऊपर नहीं जा सकती, और 1/3 भी रेंज के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। तो हमारी आंखें जो बता रही हैं उसके हिसाब से बेटा हमारी रेंज क्या बन जाएगी कि y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/3। y जो है वो ग्रेटर देन 0 है और वो 1/3 से छोटा है, तो ये हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ t की जो है वो रेंज हो जाएगी, और ये हमारे पास एफ एक्स की जो है वो रेंज बन जाएगी। ये बात समझ आ रही है बेटा? P3 के अंदर भी हमने जो है वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स पे इस तरह ग्राफ्स की स्केचिंग जो है वो सीखी हुई है। ठीक है बेटा, तो कोई इशू है तो प्लीज काइंडली बता सकते हैं, मैं स्टेप फिर से रिपीट कर दूंगा। यानी कि रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो गई, हम बताएंगे देयर फॉर द रेंज ऑफ एफ एक्स इज y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/3। इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह भी लिखते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/3। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए, एनी इशू विद दिस? कोई स्टेप बेटा अगर रिपीट करना तो प्लीज काइंडली बताओ। क्लियर है? उसके बाद बेटा पार्ट सी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दोनों, बहुत सिंपल है। P3 में इसकी स्केचिंग आपने देखी हुई है, और टी की डोमेन पे बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी किस्म की। शाबाश, जल्दी से पार्ट सी अटेम्प्ट करो, पूछता हूँ ना भाई, उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा,
शाबाश, सुकून से टाइम करें। अच्छा भाई, तो ये पार्ट सी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं वर्किंग कर दूं पहले। पार्ट सी में बेटा क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ऑफ t है एंड y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ऑफ 3t है, where t कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। ठीक है बेटा, t पे कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो x एज अ फंक्शन ऑफ t जो हमारे पास है बेटा, वो क्या है, x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ऑफ t, यानी कि यूं समझो कि ये इसी तरह की बात हो गई कि e की पावर t इज इक्वल टू x, यानी कि t को सब्जेक्ट बनाना है बेटा, टेक ln ऑन बोथ साइड्स। So ln e की पावर t is equals to ln x, यानी कि t multiplied by ln e is equals to ln x, and since ln e is itself equals to 1, लिहाजा t will be equals to ln x। ठीक है बेटा, हमने थर्ड वेरिएबल t को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, y एज अ फंक्शन ऑफ t के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी कि y इज इक्वल टू, बेटा जहां पे t लिखा हुआ है वहां पे ln x लिख दें। ठीक है, तो e की पावर 3 टाइम्स ln x हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि दिस एसेंशियली मीन्स के y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ln x क्यूब कह सकता हूँ। सिंपल सी बात है बेटा, 3 जो नीचे कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो रही है विद ln x, उसको मैंने पावर में भेज दिया, मैंने अप्लाई कर लिया पावर लॉ ऑफ लोगैरिथम्स। तो अब बेटा पीसी से लेके अब तक आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हुए आ रहे हो कि फॉर एग्जांपल e की पावर ln 2 है तो वो 2 के बराबर है, e की पावर ln 3 है तो वो 3 के बराबर है। ठीक है, e की पावर ln x होती है तो वो x के बराबर होती है। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि e की पावर ln x क्यूब जो है वो इस लॉ का आर्गुमेंट इटसेल्फ हो जाएगा, इसका आउटकम। मतलब कि समझो ये एक तरीके से एक आइडेंटिटी है हमारे पास। तो e की पावर ln x क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, x क्यूब हो जाएगा जस्ट। सो y एज अ फंक्शन ऑफ t को हम फाइनली लिख देंगे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एज सिंपल एज दैट। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए, एनी इशू विद दिस, कोई स्टेप बेटा रिपीट करना है, क्लियर है। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, हमने जो है वो डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालनी है, तो बेटा एक्स की रेंज ऑफ वैल्यूज जो है हमें निकालनी पड़ेगी। तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी को मैं यहाँ पे स्केच कर लेता हूँ। तो पहले मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया, फिर मैं बनाऊंगा वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पे हम टी रख देंगे और वर्टिकल पे हम एक्स रख देंगे। ठीक है बेटा, और एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ऑफ टी, तो ग्राफ को इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे जब टी की जगह बेटा 0 रखोगे तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन यानी कि एक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटा टी की वैल्यूज पे ना कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टी कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। हमारी आंखें क्या बता रही हैं, हमारी आंखें बता रही हैं भाई टी एक्सेस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस तो एसिम्प्टोट है ना। तो हम क्या कहेंगे कि रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यही चीज हमारे पास बन जाएगी डोमेन ऑफ एफ एक्स, एज सिंपल एज दैट। तो हम कह देंगे देयरफॉर डोमेन, therefore the domain of fx is x is greater than 0। एग्रीड विद दिस बेटा, बताइए जरा जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब जो है y एज अ फंक्शन ऑफ t की जो है वो हम रेंज ऑफ वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके अंदर भी इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, लेकिन वो e की पावर 3t है। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, थोड़ा हाईली इंक्रीजिंग बनेगा, एज आपने जो है वो P3 के अंदर भी कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो टी एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, और अगेन एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, लेकिन एज कंपेयर टू एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ थोड़ा ज्यादा इंक्रीजिंग है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं कंपैरेटिवली ग्राफ थोड़ा ऐसे बना दूंगा। ये बात समझ आती है बेटा, बताइए। और यहाँ पे आप टी की जगह जब 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू जो है बेटा वो 1 के बराबर आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल पे टी और वर्टिकल पे हमारे पास वाई। और अगेन वही वाली बात के बेटा, टी की डोमेन पे कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टी कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। ठीक है ना, तो हमारी आंखें बता रही हैं बेटा कि रेंज क्या है, y इज ग्रेटर देन 0। तो यही चीज हमारे पास बन जाएगी रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है बेटा, तो हम कह देंगे कि रेंज ऑफ एफ एक्स इज दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, या फिर ये भी कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ आ रही है बेटा, क्लियर है, एनी इशू विद दिस, कोई स्टेप रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बता दें। ये हमने देख लिया एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज 3A का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कह रहा है
सवाल कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक कर्व्स। पार्ट वन में कहता है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द कर्व इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स। पार्ट टू कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स। और पार्ट थ्री कहता है कि स्केच द कर्व विद इन द गिवन डोमेन ऑफ टी। ठीक है बेटा, तो पार्ट ए देख लेते हैं। लेट्स से x इज इक्वल टू 2t² माइनस 3 है एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस t²। और t की एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है कि t इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो क्या करना है हमने, वी नीड टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो तीसरा वेरिएबल जो हमारे पास है t, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 2t² माइनस 3। ठीक है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं बेटा कि t² को ही यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन रखें। ठीक है ना, यानी कि t² इज इक्वल टू x+3 कंप्लीटली ओवर 2 हो जाएगा। और इसी को जो है मैं y एज अ फंक्शन ऑफ t के अंदर जहाँ पे t² दिख रहा है वहां पे ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यानी कि मैं कहूंगा कि y इज इक्वल टू, ये जो y एज अ फंक्शन ऑफ t है 9 माइनस t²। जहाँ पे t² है वहां पे हम x+3 कंप्लीटली ओवर 2 लिख देंगे। इस बात से एग्री करते हैं, बताइए। सिंपल सी बात है, तो एलसीएम ले लें यहाँ पे और इसको एक्सप्रेस कर लें एज अ सिंगल फ्रैक्शन। यानी कि 2 विल बी द एलसीएम। 1 टाइम्स 2 है तो ये टॉप पे 18 आ जाएगा एंड देन माइनस की साइन है और x+3 आ जाएगा इन द ब्रैकेट। यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 18 माइनस एक्स माइनस 3 कंप्लीटली ओवर 2। यानी कि ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स कंप्लीटली ओवर 2। यानी कि हम कहेंगे द कार्टेशियन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 15 ओवर 2 माइनस एक्स ओवर 2। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 15 ओवर 2। एज सिंपल एज दैट। पार्ट वन की रिक्वायरमेंट ये थी कि फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द कर्व इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, सिंपल था पार्ट वन। ऑल राइट, उसके बाद बेटा पार्ट टू में क्या कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है बेटा, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालने का मतलब है कि एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी जो है उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज आप निकालो फॉर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कि टी इज ग्रेटर देन 0। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक्स अगेंस्ट टी का ग्राफ जो है वो बना देता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टी रखा, वर्टिकल एक्सिस पे बेटा हमने एक्स रखा और ये ओरिजिन हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू 2t² माइनस 3 है बेटा। कोई अगर डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन ना होती तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होता, लीस्ट वैल्यू होती इस फंक्शन की -3। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन ये है कि बेटा t इज ग्रेटर देन 0। और जब t इज इक्वल टू 0 है तो बेटा आउटपुट ऑफ द फंक्शन यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -3। तो सिंस t इज इक्वल टू 0 जो है बेटा वो डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो x इज इक्वल टू -3 भी जो है वो रेंज में इंक्लूडेड नहीं होगा। और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा x की वैल्यू हो जाएगी -3। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, सिंपल है। तो हमारी आंखें बता रही हैं बेटा कि रेंज के अंदर x इज इक्वल टू -3 इंक्लूडेड नहीं है। लिहाजा रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -3। सो ये चीज बेटा हमारी हो जाएगी डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो हम कह देंगे कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज दैट x इज ग्रेटर देन -3। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद बेटा हम रेंज ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। यानी कि y एज अ फंक्शन ऑफ t हमारे पास है y इज इक्वल टू 9 माइनस t²। तो मैं y अगेंस्ट t का जो ग्राफ है ये स्केच कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने t रखा बेटा, वर्टिकल एक्सिस में मैंने y रखा। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन। और सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा कि अगर कोई डोमेन की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो मैक्सिमम वैल्यू होती 9। ठीक है, सिंस आपको दिख रहा है कि टी स्क्वायर कोफिशिएंट इज लेस देन 0, बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है बेटा टी की वैल्यूज की, और वो ये है कि टी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना बेटा, तो जब t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 9। इसका मतलब जब t इज इक्वल टू 0 जो है बेटा डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है तो y इज इक्वल टू 9 जो है वो रेंज में इंक्लूडेड नहीं होगा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ स्केच करूं फॉर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कि t इज ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और हमारी आंखें बता रही हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन बताती है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू चूंकि 9 है और 9 भी बेटा रेंज के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारे पास रेंज हो जाएगी y इज लेस देन 9। ठीक है बेटा, सो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगी बेटा, रेंज ऑफ एफ एक्स जो है या तो आप इस तरह लिख दो कि एफ एक्स इज लेस देन 9, या फिर इस तरह लिख सकते हो कि y इज लेस देन 9। एज सिंपल एज दैट।
इस बात में बेटा कोई इशू, कोई स्टेप रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बता दें। उसके बाद बेटा पार्ट 3 में क्या करना है कि पार्ट 1 में जो आपने कार्टेशियन इक्वेशन जो निकाली ना इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका ग्राफ आपने स्केच करना है। यानी कि पार्ट 3 में क्या कह रहा है, स्केच द कर्व विद इन द गिवन डोमेन ऑफ टी। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आया है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, वो क्या है बेटा, एक लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि ऐसी लाइन जिसका ग्रेडियंट माइनस हाफ है और y इंटरसेप्ट बेटा 15/2 है। ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन का ग्राफ स्केच करेंगे तो x की डोमेन को आप देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, अब वो जो सवाल में कह रहा है ना इन द गिवन डोमेन ऑफ टी, सो वो जो गिवन डोमेन ऑफ टी थी उसके हिसाब से आपने x की जो रेंज ऑफ वैल्यूज निकाली थी वो एफ एक्स के फंक्शन की डोमेन बन गई थी ना बेटा। तो वो क्या आ रही है, x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, यानी कि एक ऐसी लाइन है जिसका ग्रेडियंट बेटा माइनस हाफ है एंड द y इंटरसेप्ट इज +15/2। तो अगर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो बेटा ग्राफ तो कुछ ऐसे बन रहा होता। बट अब जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि x इज ग्रेटर देन -3। तो हम देखेंगे कि बेटा x इज इक्वल टू -3 के मुकाबले में क्या वैल्यू आती है। तो x इज इक्वल टू -3 के मुकाबले में जो है वो आउटपुट ऑफ द फंक्शन देख लेते हैं। और चूंकि बेटा डोमेन क्या है कि x इज ग्रेटर देन -3, तो सिंस हमें पता है कि x इज इक्वल टू -3 जो है वो डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो x इज इक्वल टू -3 के मुकाबले में जो y की वैल्यू आएगी वो रेंज के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो बेटा इनपुट ऑफ द फंक्शन जो है वो -3 रख दीजिए। सो y इज इक्वल टू -½ मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 15/2। तो बेटा लिखो कैलकुलेटर में 3/2 प्लस 15/2, यानी कि ये वैल्यू आ रही है 9। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 9। और हमें देख के अंदाजा हो रहा है कि रेंज ऑफ y क्या है कि y इज लेस देन 9। तो वही चीज होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास जो है वो बन जाएगा। सिंस हमें दिख रहा है कि x इज इक्वल टू -3 डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो y इज इक्वल टू 9 भी बेटा रेंज के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी और इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। और सिंस बेटा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि कार्टेशियन इक्वेशन का ग्राफ आपने स्केच करना है, ठीक है ना, तो फिर आप यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट भी बता दें और वाई इंटरसेप्ट भी बता दीजिए। सो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा, जब वाई की जगह 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 15 हो जाएगी, और जब एक्स की जगह बेटा 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 15/2 हो जाएगी, यानी कि 7.5। एज सिंपल एज दैट। इस बात में बेटा कोई इशू, सब क्लियर हो रहा है? पार्ट ए में बेटा कोई कंफ्यूजन बताइए प्लीज। उसके बाद बेटा कोई एक पार्ट और करा देता हूँ और बाकी पार्ट फिर आप होमवर्क में कर लेना। मैं पार्ट ई करा देता हूँ। ठीक है, बाकी जो है वो आप लोग एज अ होमवर्क जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। पार्ट ई करा रहा हूँ मैं, ठीक है, और फिर एंड कर दें क्लास। और इन केस बेटा कोई पार्ट अगर ना समझ आ रहा हो तो आप लोग मुझसे अलग से पूछ लेना। ठीक है, पार्ट ई करते हैं और फिर एंड करते हैं क्लास। तो x एज अ फंक्शन ऑफ t हमारे पास x इज इक्वल टू ln4 - t। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं पे क्या करूंगा, तो इसमें पहले मैं जो है वो t को सब्जेक्ट बना देता हूँ। t इज द थर्ड वेरिएबल, तो पहले मैंने इसको सरल लिखा कि ln4 - t इज इक्वल टू x, यानी कि 4 - t जो है बेटा वो आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉग है। इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे सो दिस विल बी इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ऑफ x, यानी कि बेटा t को जब सब्जेक्ट बनाएंगे दिस विल बी इक्वल टू 4 - e रेज़ टू द पावर ऑफ x। ठीक है, ये मैंने थर्ड वेरिएबल t को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया, और इसको अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इनटू y एज अ फंक्शन ऑफ t, ताकि मेरे पास जो है वो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाए। ठीक है बेटा, यानी कि y द फंक्शन ऑफ t है, y इज इक्वल टू t - 2, और जहाँ पे बेटा t लिखा हुआ है वहां पे मैं 4 - e रेज़ टू द पावर ऑफ x लिख दूंगा। सो 4 - e रेज़ टू द पावर ऑफ x एंड देन -2। सो y इज इक्वल टू 2 - e रेज़ टू द पावर ऑफ x। ये आपके पास पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट हो गई। इस बात में बेटा कोई इशू बताइए? सिंपल है। उसके बाद जो है बेटा पार्ट 2 में हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो एफ एक्स की डोमेन के लिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ स्केच कर देंगे और एक्स की रेंज ऑफ वैल्यूज हम निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने टी रखा, वर्टिकल एक्सिस पे मैंने एक्स रखा, और यहाँ पे ओरिजिन। तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी को बेटा देखें तो ln 4 - t है, x इज इक्वल टू ln 4 - t,
यानी कि जब t इज इक्वल टू 4 है बेटा, तो वहां पे एक वर्टिकल एसिम्प्टोट बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना होती बेटा, तो t इज इक्वल टू 4 पे एक एसिम्प्टोट बन रहा होता, और जब t की जगह बेटा 0 रखते तो x की वैल्यू ln 4 हो जाती। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। और सिंस आपको पता है कि बेटा कि t जो है वो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो वर्टिकल एक्सिस में रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा। तो इसी तरह का शेप हमने यहाँ पे बनाया है, लेकिन ये उस कंडीशन के तहत बनाया है जब t पर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अब सिंस हमें दिख रहा है कि बेटा कि टी पे रिस्ट्रिक्शन है कि टी जो है वो 3 से छोटा है, तो टी इज इक्वल टू 3 बेटा जब हम रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू ln 4 - 3, यानी कि x विल बी इक्वल टू ln 1, और ln 1 इज इटसेल्फ इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जब t की वैल्यू बेटा 3 है हमारे पास, जब t इज इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ रही है। और बेटा सिंस हमें दिख रहा है, सिंस हमें दिख रहा है कि बेटा कि t इज इक्वल टू 3 जो है वो डोमेन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 भी बेटा रेंज के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक अनशेडेड सर्कल बना दिया मैंने, और हमारा ग्राफ सिर्फ इतना बन जाएगा। तो हमारी आंखें बता रही हैं बेटा कि x की रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है, कि x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, x की जो रेंज ऑफ वैल्यूज हैं वो ये है कि x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है बेटा कि x इज ग्रेटर देन 0। सिंपल है। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। उसके बाद जो है बेटा रेंज ऑफ एफ एक्स देख लेते हैं, यानी कि y एज अ फंक्शन ऑफ t का ग्राफ में स्केच कर दूंगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे t रखा, वर्टिकल एक्सिस पे मैंने रखा y। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन। और सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा कि y एज अ फंक्शन ऑफ t क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसका ग्रेडियंट बेटा 1 के बराबर है और वर्टिकल इंटरसेप्ट -2 के बराबर है। अगर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो बेटा ये एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन कुछ इस तरीके से बन जाती। ठीक है, लेकिन अब बेटा डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि t इज लेस देन 3, यानी कि बेटा t इज इक्वल टू 3 के मुकाबले में देखेंगे कि आउटपुट की वैल्यू क्या आती है। तो y एज अ फंक्शन ऑफ t के अंदर जो है वो t की जगह बेटा हम 3 पुट कर देंगे, तो 3 - 2 जो है बेटा वो 1 के बराबर होता है। तो जब t की वैल्यू 3 है तो आउटपुट बेटा 1 के बराबर है। तो सिंस हमें दिख रहा है बेटा कि t इज इक्वल टू 3 जो है, t इज इक्वल टू 3 जो है वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 1 जो है वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा, और सिर्फ इतना पार्ट ऑफ द ग्राफ आपका बन जाएगा इस गिवन डोमेन में। ये बात समझ आ रही है बेटा? तो हमारी आंखें बता रही हैं कि y इज लेस देन 1। ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ y। तो ये चीज बेटा हमारी बन जाएगी रेंज ऑफ एफ एक्स। दिस इज द रेंज ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इज लेस देन 1, या फिर हम कह सकते हैं कि y इज लेस देन 1। क्लियर बेटा? एनी इशू विद दिस? सिंपल है। ठीक है बेटा, उसके बाद पार्ट 3 में क्या कह रहा है, स्केच द कर्व विद इन द गिवन डोमेन ऑफ टी। यानी कि आपने जो है वो जो कार्टेशियन इक्वेशन जो पार्ट 1 में निकाली ना, जो कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है, उसका आपने ग्राफ स्केच कर देना है। ठीक है, और ये जो कह रहा है गिवन डोमेन ऑफ टी, यानी कि उस गिवन डोमेन ऑफ टी के हिसाब से जो एक्स की रेंज ऑफ वैल्यूज आई हैं, जो कि आपके पास इवेंचुअली क्या बन गई हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स, उस डोमेन के ऊपर इसको स्केच करके दिखाओ। तो यहाँ पे बेटा मैं स्केच कर देता हूँ नीचे। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, फिर वाई एक्सिस बनाया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स रख देंगे, ये ओरिजिन हो गया, वर्टिकल एक्सिस पे वाई रख देंगे। ठीक है बेटा, अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 2 माइनस ई रेज टू द पावर ऑफ x, इसको मैं इस तरह लिखूं, या फिर मैं इस तरह लिखूं कि y इज इक्वल टू माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाई ई की पावर x एंड देन +2। ठीक है बेटा, तो ई की पावर x का ग्राफ जिस तरह बनता है, वो जब x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बेटा फिर ये दो यूनिट्स ऊपर की तरफ ट्रांसलेट भी तो हो रहा होगा ना। मतलब हम सिंपली ये कह देंगे बेटा कि y इज इक्वल टू 2 जो है वो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। और अगर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना होती बेटा, कोई किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना होती, तो ग्राफ फिर कुछ इस तरह बन रहा होता। इस बात से एग्री करते हैं? लेकिन अब क्या है बेटा, अब जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, यानी कि सेंस आपको दिख रहा है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है बेटा हमारे पास,
डोमेन ऑफ एफ एक्स ये है कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो के मुकाबले में बेटा आउटपुट क्या आएगा ये हम देखेंगे। मतलब कि y एज अ फंक्शन ऑफ x के अंदर x की जगह बेटा जीरो रख दो। ठीक है बेटा। तो e की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी टू माइनस वन, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी वन। x की वैल्यू इज जीरो, तो y इज इक्वल टू वन। और सिंस बेटा डोमेन के अंदर x इज इक्वल टू जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो रेंज के अंदर y इज इक्वल टू वन भी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो सिर्फ इतना पार्ट ऑफ द ग्राफ आपको यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। और सिंस आपको पता है कि बेटा हमारे पास एक एक तरीके से रिक्वायरमेंट है ग्राफ स्केच करने की, तो यहाँ पे पॉइंट्स भी आप लेबल कर दो। यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू वन। और एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए जो है वो y की जगह आप रख दो जीरो, यानी कि जीरो इज इक्वल टू टू माइनस ई की पावर x, यानी कि e की पावर x इज इक्वल टू टू, यानी कि टेकिंग ln on both sides, ln e raised to the power of x is equals to ln 2, लिहाजा x multiplied by ln e is equals to ln 2, and since ln e is itself equals to 1, लिहाजा x is equals to ln 2। ठीक है बेटा। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ln 2। ठीक है बेटा, ये आपका x इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा। और यहाँ पे फंक्शन की इक्वेशन में लिख दीजिए कि y is equals to 2 minus e raised to the power of x। ये हमारा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई हो गया। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें, जो ना समझ में आए वो फिर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।